अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने के बाद हम सब में, पूरी आवाम में एक उम्मीद जागी थी कि अब मुल्क का जो बोसीदा निज़ाम है इस पर शायद कुछ तब्दीली आएगी। जो सियासी असर रसूख की बुनियाद पर होने वाले जो फ़ैसले थे, ये जो निज़ाम था, ये ख़त्म होगा। अमीर और गरीब के लिए कानून एक सा होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने के बाद इन 70 दिनों में तहरीक इंसाफ भी उसी पुराने निज़ाम में ढलती हुई नज़र आ रही है। अगले 5 सालों में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त हमें बताएगा। लेकिन DPO पाकपतन रिजवान गोंदल की रातों रात तब्दीली से लेकर आज़म सवाती के फ़ोन ना उठाने पर छुट्टी वाले दिन IG इस्लामाबाद की मअतली तक, तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी हमें गुज़श्ता हुकूमतों की तरह सियासी असर रसूख पर ही फैसले करती हुई नज़र आ रही है। तो फिर ऐसे में मुल्क में तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली किसको कहा जाए? फिर क्या तहरीक इंसाफ की तब्दीली को भी बोसीदा निज़ाम ने जकड़ लिया है? जबकि अहम सवाल ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के दरमियान ये जो जंग है, आखिर ये कब तक चलती रहेगी और मुल्क ये नुकसान कब तक बर्दाश्त करता रहेगा? तहरीक इंसाफ को दुरुस्त फैसले करने में मुश्किलात का सामना है। क्या ये नातजुर्बाकारी का नतीजा है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वज़ीर आज़म सवाती की जायदाद की तहकीकात के लिए भी GIT बना दी है और गरीब ख़ानदान पर दबाव डालने पर उनसे कहा गया, इस्तीफ़ा तलब किया गया है। वज़ीर आज़म ने IG के ख़िलाफ़ वफाकी वज़ीर का फ़ोन न उठाने पर तो एक्शन ले लिया, लेकिन अपने वफाकी वज़ीर की जानिब से ताकत के इस्तेमाल से गरीब ख़ानदान के इस्तेहसाल करने पर कोई एक्शन सामने नहीं आया। क्या ये तब्दीली है? क्या तब्दीली के अलमदार इमरान खान भी अब इंसाफ के 2 पैमाने हमारे सामने लेकर आएंगे? वफाकी वज़रा के लिए कुछ और आम आवाम के लिए कुछ और, ये कैसे हो सकता है? इस पर भी हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। अब जबकि दूसरी जानिब पिछले 3 दिन से सब जानते हैं कि मुल्क लॉकडाउन रहा, रियासत के रेट को चैलेंज किया गया, अवाम के अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, कानून को हाथ में लिया गया, मौजूदा इदारों के ख़िलाफ़ ज़बान जो इस्तेमाल होती रही नाकाबिल बर्दाश्त थी। लेकिन हुकूमत ने एक मुआहिदा करके सब खत्म कर दिया। धरना ख़त्म होना यकीनन एक खुशाइन बात है, लेकिन हुकूमत कब तक धरने वालों के साथ इस तरह के जो कॉस्मेटिक मुआहिदे ये करके इसी तरीके से निमटती रहेगी और घुटने टेकती रहेगी? इसी तरह की सूरत हाल से बचने और निमटने के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं की जाती है? इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म का जो दौरा चीन है अभी तक कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। आज पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के 15 जो मुआहदे हैं उन पर दस्तखत हुए हैं। वज़ीर आज़म का दौरा जो चीन है ये मुल्क की मौशी इस्तेहकाम के हवाले से कितना अहम साबित हो सकता है? क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे? हमारी जो इकनॉमिक इस वक्त सिचुएशन चल रही है, इस पर भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में कराची से ज़फ़र हिलाली साहब ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद से सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वफाकी वज़ीर बराए सेहत PTI के रहनुमा आमिर महमूद कियानी साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। और साथ ही साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। सब जानते हैं कि पिछले 5-6 दिनों से मीडिया पर ये IG इस्लामाबाद की जो तब्दीली हुई, चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, ये सब मामला चल रहा है। हम इस पर नहीं जाएंगे, वो तो सब चल रहा है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर तो चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस ले लिया। हमारा आज प्रोग्राम में इस इशू को उठाने का मकसद ये है कि आखिर ये ट्रेंड कब ख़त्म होगा, क्योंकि हमें तो प्राइम मिनिस्टर साहब का वो अल्फाज याद हैं जिसमें वो हमेशा कहते थे कि पुलिस को सियासी असर रसूख से जो है वो पाक होना चाहिए, मदाखलत सियासी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वो कर क्या रहे हैं? अब सरकारी अफसरों से आप भी जानते हैं, जब इन्होंने पहले खिताब किया था तो यकीन दहानी करवाई थी कि वो सिर्फ कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। लेकिन पिछले कुछ अरसे से कुछ ऐसे वाक़यात सामने आ गए, हम खुद परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए। DPO पाकपतन की तब्दीली देखें, IG पंजाब ताहिर खान की तब्दीली जो की गई, पंजाब पुलिस के इस्लाहात के लिए मुकर्रर किए जो साबिक IG नासिर दुरानी थे, उनका जो इस्तीफ़ा, जो कहानी खुलकर सामने आई, उन्हें काम नहीं करने दिया गया, और अब IG इस्लामाबाद की तब्दीली। आप क्या समझते हैं, हमारा जो सियासी कल्चर है ये आज भी जागीरदाराना है, जहाँ सियासी एहलकार जो है वो हुक्मरानों के ज़ाती मुलाजिम जो है ना वो समझे जाते हैं? हुक्मरान समझते हैं कि हम इन्हें ज़ाती मुलाजिम बना के रखें, ना कि सरकार के मुलाजिम हैं ये। जी बदकिस्मती से जो आपने कहा ये दुरुस्त है, और ख़ास तौर पर पंजाब का कल्चर इस किस्म का है। मुझे लगता है कि इमरान खान को तकरीबन बड़ी हद तक ये बावर करा दिया गया है कि भले आपने पख्तूनख्वा के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में एक डीपोलिटिसाइजेशन की
सक्सेसफुल कामयाब एफर्ट की हो, पुलिस को सियासी असर रसूख से अलहदा कर दिया हो और वहाँ पर पुलिस की परफॉर्मेंस में बेहतरी आई हो। लेकिन जो पंजाब के अंदर जो सियासत है वो थाने की और गली की सियासत है और कचहरी की सियासत है, और जब तक थाना और कचहरी आपके लोगों के काबू में नहीं होगा या उनके असर में नहीं आएगा, उस वक्त तक आपकी सियासत पंजाब में कामयाब नहीं हो सकती। मुझे यूं लगता है कि जैसे ये तकरीबन बड़ी हद तक उनको ये यकीन दिलवा दिया गया। इसकी वजह से आप देखते हैं कि पंजाब में उनका रवैया बिल्कुल एक मुख्तलिफ है, ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से, पुलिस के हिसाब से। और फिर उसके बाद जो ये इस्लामाबाद का जो मामला था, मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़्यादा मिस हैंडल किया उन्होंने, और इसमें खान साहब को बहुत सबक सीखने वाले हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस जिसका हिस्सा है, लेकिन पुलिस का फंक्शन अलहदा है। हमारी डीएमजी ग्रुप जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन बाहर सूरत मिल के दोनों ये जो साइड्स हैं ये आपकी पॉलिसी को लेकर चलेंगी। अभी तक आपने पॉलिसीज को इतनी ऐसी खास बनाई ही नहीं है जो कि गवर्नेंस के इश्यूज के मुताबिक हो, सेहत, तालीम, पानी, ये वो वगैरह वगैरह। तो अल्टीमेटली जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होगा वो आपको इन ब्यूरोक्रेट्स का ही मिलेगा। वो दस्तखत करे तो पैसे रिलीज होंगे, वो दस्तखत नहीं करेगा तो पैसा रिलीज नहीं होगा। और फिर वो ले तो लाल से काम भी ले सकते हैं, वो आपके लिए मुश्किलात भी खड़ी कर सकते हैं, वो आपको कोऑपरेशन नहीं देंगे। और इसलिए अब इसमें कोई शक नहीं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर मसाइल बेइंतहा हैं और उसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन सारी ब्यूरोक्रेसी भी खराब नहीं है और सब के सब ब्यूरोक्रेट्स भी जो हैं वो तब्दील होने वाले नहीं हैं। सही। आमिर महमूद साहब, मैंने पहले कहा आप लोगों का एक नारा था इदारों को गैर सियासी करना है। पंजाब, खासकर पंजाब पुलिस को लेकर आप लोगों ने बड़ा टारगेट बनाया हुआ था। फिर आईजी पंजाब के तबादले से लेकर आईजी इस्लामाबाद के तबादले तक हर जगह पर आप लोगों का जो एक नैरेटिव था कि इदारों को सियासी मदाखलत से पाक करना, एक तो ये हमें गलत होता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा ये कि फिर चीफ जस्टिस को भी ये कहना पड़ गया कि क्या ये तब्दीली है। कभी मंशा बम का मामला सामने आ जाता है, कभी नासिर दुरानी के आप इस्तीफे को देख लें। अब हुकूमत हमें हर जगह पर, हुकूमत के जो वजीर हैं हर जगह पर, हर इदारे पर हमें जो है ना वो इंटरफेयर करते नजर आ रहे हैं, सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों के नैरेटिव की कोई अहमियत नहीं रही फिर? देखिए, आपने मैं बड़ा हैरान हूँ कि थोड़ा सा होमवर्क कर लेती हैं आप। क्या मसला ये है कि शाजिया कि ये इस्लामाबाद वाला इशू सुप्रीम कोर्ट में लगा है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन एक बात आपको बड़ी क्लियर कर दूं, कतन बिल्कुल ये एक आपको ये शायद इंप्रेशन जा रहा है कि सवाती साहब ने कह दिया क्योंकि उनके घर के अंदर भैंस घुस आई तो उन्होंने कहा तो ये चेंज हो गया। ये कतन ऐसा नहीं है। अब जब कोर्ट में ये बात जाएगी आपको इंशाल्लाह मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े ऑनरेबल जज साहब के पास ये लगा हुआ है, ये ऐसा नहीं था और ना ऐसा हुआ और ना उनके कहने पे ये तब्दीली की गई है। कतन नहीं होगी। ऐसा नहीं होता तो चीफ जस्टिस साहब उनसे इस्तीफा ना तलब करते कि आपने एक मतवसत तबके पर उन लोगों पर आपने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस साहब का अपनी एक ज़ाहिर अप्रोच है, हर बंदे की एक ज़ाहिर अप्रोच होती है। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि कतन वो मामला नहीं था कि उन्होंने कह दिया उसको हटा दिया गया, ऐसा नहीं होता और ना ऐसा हुआ है। आप देख लेंगे जब सामने चीजें आएंगी। आप बता दें फिर क्या जरूर है। नहीं, मैं इस वक्त इसलिए नहीं बताना चाहता, जब कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। और सेकेंडली मैं खुद देखें, आप कहनी जी सारी ब्यूरोक्रेसी को हिला दिया, छेड़ दिया। जितने मिनिस्टर्स हैं, मैं खुद भी हूं, मेरी पूरी वही टीम है। हालांकि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे वो मेरे सेक्रेटरी हैं हेल्थ के, वो आज तक हमारे साथ काम कर रहे हैं। सईद साहब हैं और वो काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। आपके FBI के जो लोग थे पुराने वो वही लगे हुए हैं। मेरी गुजारिश ये है कि गलत इंप्रेशन लिया जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया की छवीं बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें कोई एक आध सेक्रेटरी नहीं होता, हजारों लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी हजारों की तादाद में है। इसमें कुछ लोग चेंज किए जाते हैं, चेंज किए गए हैं, सारे नहीं चेंज किए गए कि जी सारा कुछ क्योंकि नून लीग से तल्लक था, नहीं, अच्छे लोग हैं इसमें। ज़ाहिर है कुछ लोग हैं, कोई किसी वजह से हैं, कुछ सुस्ती की वजह से वो चेंज किए जा सकते हैं, कोई इसमें बड़े अच्छे लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है। और पुलिस का भी मैं आपको बता दूं कि ये IG का इंशाल्लाह मामला आपके सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल कतन ऐसे बात नहीं है और हम नहीं चाहते कि कोई इंटरफेयर करे। अगर कोई वाकया उससे कोई समहाउ लिंक हो गया है, हम सब बैठे हुए हैं, कभी हमने
ना ऐसा काम करेंगे, ना हमने कभी ऐसी जरूरत की है कि हम खाम खा ऐसे लोग जो इतने अरसे से काम कर रहे हैं उनको हम छेड़छाड़ करें। मैं सिर्फ ये आपसे गुजारिश करूंगा कि इस मुल्क को हम सब ने आगे लेके जाना है, चाहे हर बंदा पाकिस्तान का हमदर्द भी है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहता है, हम भी लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इन चीज़ों से आज़ाद करें। कहीं कुछ एक स्कैटर्ड वाकया हो जाता है, उसको पूरी की पूरी पार्टी को उसके अंदर शामिल करना, या प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उसको उसमें एंगेज करना। देखिए केपी में हमने ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया है, इंसानों पे इन्वेस्ट किया है, और अल्लाह ताला का फजल करम है कि 2/3 मेजॉरिटी प्लस ली है। और हमारा ये नज़्बुल-ऐन भी है, हमारा इरादा भी है, हमने वहाँ पर अगर सिस्टम बनाया तो ज़ाहिर एक सक्सेसफुल सिस्टम बनाए। तो इंशाअल्लाह ताला चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो पंजाब हो, जहाँ जहाँ हमारी हुकूमतें, सिंध में उनकी डोमेन है, उनकी अथॉरिटी है, वो करें, हम कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ हम प्रवेल करते हैं, जहाँ जहाँ हम जीते हैं, वहाँ इंशाल्लाह चेंजेस आएंगी। मेरी गुजारिश ये होगी कि आप बहुत ही स्कैटर्ड चीज़ों को इकट्ठा करके पूरी पार्टी पे उसको लेप देंगी, ये अच्छी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज पूरा देखें सिस्टम को, जो हमारी कोई पॉजिटिव चीजें, अगर मैं चाहूं तो आपको 10 प्रोग्राम कर सकता हूं कि हमने, मैं सिर्फ अपने महकमे की 10 चीजें आपको गिनवा सकता हूं कि जो हमने आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब ना थोड़ी है कि जो गलत कुछ हो रहा है उसको भी हम उसको पॉइंट आउट ना करें। हिलाली साहब, आप ब्यूरोक्रेट, आप रह चुके हैं, आपने काम किया है, आप जरा बताएं कि किस हद तक पॉलिटिसाइज किया जाता है ब्यूरोक्रेसी को, किस हद तक मदाखलत की जाती है? ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज हो गई है। आप क्यों कहती हैं किस तरीके से किया जाता है? हो गई है पॉलिटिसाइज। ये ब्यूरोक्रेसी इज टोटली पॉलिटिसाइज। और जब हम पॉइंट आउट कर रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ख़ास इदारे पे अभी तक हैं, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पब्लिक सर्वेंट्स नहीं थे, वो प्राइवेट सर्वेंट्स की तरह एक्ट कर रहे थे, हम हैरान हो गए कि इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया उनके बारे में। मगर वो उनकी मर्जी है, अगर वो समझते हैं वो ही कैन ओवरलुक दिस और फिर भी काम चल सकता है, गुड लक टू हिम। मगर ये पुलिस मामले के बारे में मैं एक चीज़ इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो भैंस और ट्रेस्पर्स और गरीब फैमिली को इंटिमिडेट करना, ये तो बात की बात है, जिस पे ये JIT बना है। और ये जो क्या नाम है इनका, ये साहब जो हैं, ये आजम फ्रंटियर के स्वाति साहब के एसेट्स और अमेरिका से कैसे आए और क्या, ये तो JIT बन के ये बात निकलेगा। मगर एक्चुअली ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने कहा, सुना है इमरान खान साहब को कि ये जो IG है मेरा फोन नहीं उठा रहा है, ये जो IG है मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अगर ये सही बात है और उस पे उसको सुन के इमरान खान साहब ने कहा अच्छा चलो इसको निकाल दो, तो माय गॉड, अगर यही तरीका है लोगों को ट्रांसफर करना, लोगों की नौकरियों से हटाना, तो कोई इधर ब्यूरोक्रेसी है तबाह हो जाएगी। एंड दिस इज नॉट द वे टू डू इट। और उन्होंने कहा, इसलिए उन्होंने कहा वास्ती साहब को कि मैं आपके अपॉलॉजी नहीं मानता। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपकी दूसरी चीजें जो हैं वो कैसे आए। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। हैविंग सेड दिस, मैं PTI को सपोर्ट करना चाहता हूं कि मॉडल टाउन के बारे में जो उन्होंने किया वो मुख्तलिफ था। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा आने के पहले मेरा फैसला था जिसपे मुझे शायद वोट्स मिले हैं, कि मैंने कहा कि जिन लोगों ने इन्वॉल्व थे मॉडल टाउन के अफेयर में उनको एक बदतरफ कर दें। बिल्कुल OSD हटाने, OSD जी बिल्कुल OSD बना दें जब तक ये इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, कोर्ट फैसला नहीं आया, उस वक्त तक इनको OSD विद फुल प्रिविलेजेस रहने दें। ये IG साहब जो थे उस वक्त, पता नहीं क्या नाम था उनका, ताहिर, उन्होंने कहा नहीं जी ये गलत है। भाई अच्छा, आप अगर चीफ एग्जीक्यूटिव का नहीं मानते तो ठीक है, तो फिर आपका हक होता है इस्तीफा देके। मैं जरा ब्रेक ले लूं, ताहिर आलम साहब से भी इस बारे में। और उसके बाद दुरानी साहब जो नए जीनियस आए हैं फ्रंटियर के, जो हम लोगों को गिफ्ट किया गया है, उन्होंने कहा अगर वो जा रहा है मैं भी जाऊं, वो भी चले गया। बड़ी अच्छी बात। मैं जरा ब्रेक ले लूं, तो बड़ी अच्छी बात के बाद आते हैं ना। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ताहिर आलम साहब,
सिविल सर्वेंट्स का जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उनके मुताबिक 3 साल के लिए एक इनकी जॉब का टेन्योर होता है कि एक जगह आप टिक कर काम करेंगे, और चीफ सेक्रेटरी का 4 साल के लिए। अच्छा, अब तबादला किन हालात में होता है? अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा। प्री मैच्योर अगर आपने तबादला करना हो तो आपको देखना पड़ता है कि ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर चल क्या रहा है। कोई ब्लंडर कर दिया है, कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, कोई करप्शन का बहुत बड़ा केस सामने आ गया है, या कोई बहुत बड़ा मिसकंडक्ट हो गया है जिसकी वजह से आईजी की तब्दीली जो है वो नागुज़ीर हो गई है कि वो हालात को संभाल नहीं पा रहे हैं, गवर्नर्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज पैदा होने शुरू हो गए। यहाँ पे तो ऐसी कोई भी एक रीज़न हमें नज़र नहीं आई। यहाँ पर तो एक गाय जो थी वो वफाकी वजीर के लॉन में घुस गई और प्राइम मिनिस्टर साहब जो अपना कहा हुआ जो बातें थी वही भूल गए। तो आपको नहीं लगता है इन कंडीशंस में से कुछ हुआ ही नहीं तो आईजी साहब की जो तब्दीली थी वो ज़रूरी नहीं थी? रूल्स ऑफ बिजनेस में तो ऐसी बात नहीं 3 साल टेन्योर की। अलबत्ता एक अनीता तराब केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की ने ऑब्जर्वेशन दी है कि ऑफिसर्स को 3 साल रहना चाहिए, लेकिन इंटरिम सेटअप में जो ऑफिसर्स आते हैं वो इलेक्शन करवाना उनका मकसद होता है। और जो आईजी जान मोहम्मद साहब हैं उन्होंने पीसफुली इलेक्शन करवाए, और फिर जो गवर्नमेंट आती है उसका ये हक है कि वो अपनी मर्जी की टीम लाए। अच्छा। और पिछली टीम जो कि अबूरी तौर पर आई होती उसको फारिग करे। तो जान मोहम्मद साहब को भी पता था आईजी साहब को कि उन्होंने तब्दील होना है, और फिर कुछ ऐसे वाक़यात भी हो गए कि पहले से ही उनकी तब्दीली का फ़ैसला कर लिया गया था। और आप जान मोहम्मद को इस हद तक यकीन था कि वो छुट्टी चले गए थे, और जब उनका ये तबादला हुआ उससे पहले वो आउट ऑफ कंट्री थे। तो अब असल जो मसला है वो ये है कि उन्हें जिस तरीके से तब्दील किया गया, जिस तरह एक वफाकी वजीर की अना की भेंट चढ़ाया गया, उससे जो मैसेज पहुंचा है वो बहुत गलत मैसेज पहुंचा है। उससे डेफिनेटली जो एक तो खुद पीटीआई की साख मुतासर हुई है, और उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो कोई भी काम करने से कई दफ़ा सोचेंगे। अगर उन्हें किसी पॉलिटिशियन ने काम कह दिया, हुक्मरान जमात के पॉलिटिशियन ने, तो वो सोचेंगे कि अगर इसका काम बेशक नाजायज़ भी है, अगर मैंने इनकार कर दिया तो मुझे इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये गलत मैसेज गया है, ये अच्छा मैसेज नहीं गया। इसी तरह जो मोहम्मद ताहिर साहब हैं जो पंजाब के, जिन्हें महीने से भी पहले बदल दिया गया, वो भी एक गलत मैसेज गया है। ठीक है, मॉडल टाउन का वाक़या क्या है? मॉडल टाउन का वाक़या इसमें बदलने चाहिए थे ऑफिसर्स, लेकिन देख के जो लोग वाकई ही जिम्मेदार। सरकार का हुक्म मानने पर क्या अपने ताई आप लोग ये डिसाइड करने का आप लोगों को हक होता है कि जायज़ है हमें मानना चाहिए, नाजायज़ है नहीं मानना चाहिए, नहीं मानेंगे तो हम घर जाएंगे? किस हद तक आप लोग पाबंद होते हैं? पुलिस ने चलना होता है कानून और रूल्स के मुताबिक, पुलिस हो या कोई भी इदारा हो। बिल्कुल। और जो उसे कानून कहता है उसके मुताबिक उसने अमल करना होता है। इससे हटकर जब वो काम करता है तो वो तजावज़ करता है। जहाँ तक ताल्लुक है इस हुकूमत के ब्यूरोक्रेसी के मामला में मुदाखलत की, तो सच्ची बात है कि मैंने केपी में जब इनकी हुकूमत थी तो उस वक्त के कई सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, मेरी पुलिस अफसरों से बात होती रही। वो कहते थे कि बिल्कुल हमें आज़ादाना माहौल मैसर है। अच्छा। इसी तरह चंद दिन पहले मेरा ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जाने का मुझे मौका मिला, जहाँ हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स की तब्दीली होती है। तो उनके ऑफिसर्स का भी ये कहना था कि इतनी आज़ादी हमने कभी नहीं देखी जो हमें अब मैसर है। हम जो सजेशन देते हैं, जो हम प्रपोजल देते हैं कि ये ऑफिसर बेहतर है, वो अमूमन उसे एक्सेप्ट किया जाता है। अब एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में MNAs या मिनिस्टर्स की लाइनें नहीं लगी हुई कि उनके फ़ोन आ रहे हैं या वो आ रहे हैं कि फ़लाँ का तबादला कर दें। तो ये एक मुस्बत पहलू है। लेकिन इसके साथ साथ इस तरह के जो वाक़यात हैं, मैं समझता हूँ इसमें नंबर 1 इमरान खान साहब को इस किस्म की कोई कंप्लेंट आए अगर किसी ब्यूरोक्रेट या पुलिस ऑफिसर के मुतालिक, तो उसको ट्रांसफ़र करें नीचे हैंडल करने के लिए किसी और अपने PSO को, अपने सेक्रेटरी के सुपुर्द कर दें वो मामले को, अपनी ज़ात को उसमें मुलव्वस ना करें, और फिर बाकायदा सोच समझ के कोई भी है इस किस्म का कदम उठाए, क्योंकि इससे जग हसाई होती है। जी, और नेगेटिव मैसेज भी जाता है ब्यूरोक्रेसी को। शहजाद चौधरी साहब, क्या इन्हीं वाकयात की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनसिक्योर अपने आप को फील कर रही है? एक नैब से तो उनको शिकायत हैं कि नैब किसी पर भी जो है ना वो हाथ डाल रही है, वो इनसिक्योर हो रहे हैं काम करने से। प्राइम मिनिस्टर साहब भी 2-4 बार ये बात कर चुके हैं कि हमें मसला हो रहा है इस ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करने पर, मुश्किलात पेश आ रही हैं, हकायक हमें ये सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है
कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्यों अभी तक कंफर्टेबल हो नहीं पाई है, या ये लोग अपने साथ कंफर्टेबल वो माहौल नहीं दे पाए अपने साथ चलने को? देखिए, इनके पास बड़ी अच्छी मिसाल है खैबर पख्तूनख्वा की, और जिस तरीके से अभी ये बता रहे हैं हमारे साथी आईजी साहब भी कि ये इस किस्म का एक तासुर है कि खैबर पख्तूनख्वा में काम जो है बड़ी हद तक बेहतर तौर पे हुआ है। अगर उस मिसाल पे बिल्डअप कर लिया जाए और पंजाब के अंदर किसी किस्म की जो जहनी अगर कोई खदशात हैं तो उनको दूर किया जाए, और ख़ास तौर पे अपने जहन के अंदर यानी सियासी लीडरशिप के जहन के अंदर, और ये बताया जाए कि जिस तरीके से हमने खैबर पख्तूनख्वा में किया है उसी किस्म की आज़ादी हम यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को देना चाहते हैं, जहाँ मैनेजमेंट ग्रुप के लोग हैं। देखिए, DCOs, DPOs, RPOs, ये इन्हीं का तो काम है, यही लोग हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं आपके लिए, और इन्हीं के सर पे ये सारा निज़ाम चलता है। अब अगर हम इनको आज़ादी नहीं दे पाएंगे और इनको हम क्या कहते हैं कंफर्ट ऑफ माइंड नहीं दे पाएंगे तो किस तरीके से ये काम कर पाएंगे? मेरा अपना ख्याल ये है कि दो तीन चीज़ें रहती हैं। एक तो ये कि रिफॉर्म्स जो हैं, क्या रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं वो शेयर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर इरशद साहब का लंबा तजर्बा है, लेकिन उस लंबे तजर्बे और लंबे काम में से जो करने वाले काम की जो एक महसूस होनी चाहिए आउटपुट, वो अभी तक नज़र नहीं आ पा रही है। और अगर हम समझते हैं कि इस किस्म के काम करने से हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी में और बेचैनी फैल जाए, तो इसको भले 6 महीने साल ठहर जाने दीजिए, पहले आहिस्ता आहिस्ता इनको साथ लेके चलिए। लेकिन हाँ, अपने काम का, अपने काम की अहमियत का, अपने काम की कदर का ये एहसास अगर उनके दिल में हो कि हमारे काम की कदर की जाएगी और उसका एहसास किया जाएगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अच्छा ताल्लुक बन जाता है, रिलेशनशिप बन जाता है आपस में, जो कि मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट अभी तक इस्टेब्लिश नहीं कर पाई है, और ये करने की बहुत बहुत जल्दी ज़रूरत है, क्योंकि इनके बाकी मसले बहुत खुल गए हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तस्नीम नूरानी साहब। आखिर क्या वजह है कि ब्यूरोक्रेसी में इतनी बेचैनी पाई जा रही है? ये जो पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, कहीं IG इस्लामाबाद की तब्दीली हो रही है, ब्यूरोक्रेसी को ये भी डर खौफ है कि नैब जो है ना वो इतना एक्टिव हुआ हुआ है और बिला वजह के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। क्यों इतनी बेचैनी है ब्यूरोक्रेसी में, और क्यों अभी तक कंफर्टेबली वो काम नहीं कर पा रही है मौजूदा गवर्नमेंट के साथ? देखिए, मेरा तासुर ये है कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी तो पॉलिटिसाइज की थी, मगर ये है कि जो जिस किस्म का बयानिया हुकूमत का था तो उसमें तासुर ये था कि हर एक चीज़ जो है वो तब्दील हो जाएगी और जो इस किस्म की जो हाकिमाना ऑर्डर हैं वो कम हो जाएंगे और रूल ऑफ लॉ और एक सिस्टम के तहत काम चलेगा। अच्छा, तकरीर पहली जो वज़ीर आज़म साहब ने की वो भी बड़ी अच्छी थी, और उसके बाद जो इक़दाम हुए ये के बाद निकले 2-2.5 महीने ही हुए हैं, और इसमें अब तक जो भी इक़दाम होते जा रहे हैं उसमें वो सिस्टम की बात कोई नजर नहीं आती, आर्बिट्रेरीनेस की बातें नजर आ रही, और उसमें से कई लोगों को, फॉर इंस्टेंस जो 2 डिप्टी कमिश्नर थे जिन्होंने वो खत लिख दिए, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने खत की कॉपी जो थी वो बहुत सारे लोगों को कर दी, तो उससे उनको इतना ज्यादा वो सख्ती से उनको फिर शो कॉज नोटिस दे दिए गए, तो जाहिर है कि बाकी लोग जो है वो चुप हो गए, मैं समझता हूँ। और दूसरी तरफ ये है कि अकाउंटेबिलिटी की जो भी सख्ती से बातें हो रही हैं कि भाई कोई बंदा अगर वो गलत करेगा तो वो उसको अब वो तशखीस करना कि गलती इन गुड फेथ कितनी है और गलती इंटेंशनली पैसे बनाने के लिए कितनी है, एक बड़े मुश्किल चीज़। आप नहीं समझते कि ये भी वजह है कि एक पुलिस अफसरान पर ये भी एक प्रेशर होता है कि हमें सरकार का हर हुक्म मानना है, चाहे वो जायज़ है चाहे वो नाजायज़ है। इस प्रेशर में रहते भी वो आज़ादाना तरीके से काम नहीं कर सके, उन्हें सिर्फ यस बॉस ही करना है हर हालात में। देखिए, यस बॉस एक हद तक करने के लिए तो तैयार होते हैं अफसर, पुलिस अफसर और सिविल अफसर दोनों, मगर ये है कि आपने जब उसको यस करवाना है तो उससे एक इज्जत नफ्स और एक ताल्लुकदारी जब आपकी बन जाती है किसी अफसर के साथ, मिनिस्टर और अफसर के साथ, तो अफसर आपको बताता है कि जनाब ये चीज आप करने जा रहे हैं, ठीक है आप करें, इसको इस तरह कर लें, ये कानून के जुमरे में भी आ जाएगी और आपका मसलन ये फॉर इंस्टेंस अगर IG इस्लामाबाद के केस में
उनका हक था कि वो ये इंटरिम गवर्नमेंट में अपॉइंट हुए थे, नई गवर्नमेंट आई है, इनको अपॉइंट कर सकते थे, मगर उसका तरीका ये था कि इसको इस इंसिडेंट से ना जोड़ा जाता, इसको थोड़ी देर के बाद किया जाता और अगला जो उसका मुतबादिल जो उसका सक्सेसर था उसको प्रॉपर तरीके से नेम किया जाता, ताकि वही मकसद जो है वो एक तरीके से हल हो जाता कि फिर आईजी भी बदल जाता और ये तासुर ना मिलता कि ये आर्बिट्रेरी तरीके से किया है और एक उन्होंने वेल थॉट आउट तरीके से किया। मगर ये भी हक अब गवर्नमेंट को नहीं पहुंचता कि हर 3 महीने के बाद आईजी बदल। इसका मतलब है कि या तो उनकी चॉइस गलत है या उनका तरीके कार गलत है, क्योंकि इतने अगर अफसर हैं, हजारों अफसर हैं, 100 अफसर हैं, उसमें से आपने जब सिलेक्शन गलत की तो फिर आपकी नाअहली है कि आपको ये कहना कि जी बंदे अफसर काम नहीं कर रहे हैं। मसलन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने जो एक बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की, उन्होंने कहा कि जी ये अफसरों को पैगाम है जब आईजी पंजाब को चेंज किया गया कि उनका काम सिर्फ ओबे करना है, ऑर्डर पॉलिसी जो है ये इस किस्म के पैगाम जो है वो हुकूमतें देती आ रही हैं। तो इस वजह से ये चीज जो है जिसकी वजह से बेचैनी चल रही है और दूसरी नैब के खौफ से भी बेचैनी चल रही है। हाँ, उस वजह से भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। नहीं आता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया तस्नीम। जी आमिर साहब, एक केपीके का जो मॉडल है उसकी बड़ी हमें मिसालें दी जाती थी, पुलिस को वहां पर सियासी असर रसूख से आप लोगों ने पाक किया। जब आईजी नासिर दुरानी साहब यहाँ पर आए कुछ इस्लाहात करने के लिए, वो भी आप लोगों का मॉडल, वो भी तरीक़ाकार यहाँ पर कामयाब नहीं हो सका। क्या क्या रुकावटें थी कि वो जो केपीके मॉडल आप लोग यहाँ पर लाना चाहते थे वो भी आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सके? शाजिया, अगेन आप या हम बहुत सुस्त हैं या आप बहुत जल्दी में हैं। गुजारिश ये है कि देखिए ये जो केसेस ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रही हैं ये चल रहे हैं पिछले सालों से, साल तो कम से कम हो गया, 1.5 साल से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो केसेस नैब में चल रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसके हेड चूज़ किए थे पीपल पार्टी ने और नून लीग ने। एक वो तरीकाकार है, 2 पार्टी अपोजिशन लीडर और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने चूज़ किया, उसके बाद वो केसेस खुले। इसमें आप हमारे घसीट रहे हैं, मुझे तो इसका समझ नहीं आ रही। तो बात ही नहीं और हम कोई ऐसा की तो भी बात ही नहीं कर रही। आपने की अभी आपने एक्चुअली माशाल्लाह 5 लोग हैं हम बैठे हुए, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, ना बंदा बात कर सकता है। ऑब्वियसली आप समझती हैं बात को। गुजारिश ये है कि ये हम उनको कंफर्टेबल करें। खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारी ब्यूरोक्रेसी को बुला के खुद उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ खड़े हैं, आपने चलना है, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। अगर इक्का दुक्का वाकया देखें होता है, और मैं आज भी ये कह रहा हूँ, बड़े वसूख से कह रहा हूँ, आप अगर मेरे इसको यकीन कर लें कि ये आज़म सवाती के हवाले से जो बात की जा रही है, मैं आपको ज़ाती तौर पे, बाकी ये सब जुडिस केस है मैं नहीं बात करूँगा ज़्यादा, आज़म सवाती के कहने पे कतन आईजी साहब चेंज नहीं हुए। और मैं वेलकम करता हूँ जितने मेरे भाई हैं, ज़फ़र अलाली साहब ने, वो बड़ी अच्छे इंटेंशन से बात करते हैं, हमेशा उनको मैं सुनता हूँ, बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं। और हम उनको ज़ाहिर है हम कोई अकले कुल नहीं है, कहीं हमसे चलते में ख़राबी भी होगी, ख़राबी हुई होगी और इंशाल्लाह ठीक करने जा रहे हैं। लेकिन आप मार्जिन ऑफ टाइम जो है, ये जो आपका जो पीरियड है, इसको अगर आप कैलकुलेट करें, ये पूरा निज़ाम चला रहे हैं और हम बहुत होपफुल हैं इंशाल्लाह ताला। वो जो मॉडल हमने केपी में किया, यहाँ भी आज़ादी देना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनको बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा, ये सब बैठे हैं और इनकी बातें बिल्कुल सर आँखों पे, इन्होंने कोई, किसी बंदे ने कोई ऐसी बात नहीं की, और जो की है उन्होंने अच्छी इस गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव जेस्चर दिया है कि आप ये करें, बिल्कुल करेंगे, कहीं खराबियाँ उन्हें दुरुस्त भी करेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे मकसद क्या है? पाकिस्तान को एक नए रुख में लेके जाना, इसको बेहतर तरीके से चलाना, और सब ऑन बोर्ड है। देखें, ब्यूरोक्रेसी हो चाहे पॉलिटिकल वो हो, पॉलिटिकल लोग भी लोगों की, आवाम की राय से आते हैं और ज़ाहिर है उनके ऊपर अवामी होता है प्रेशर कि जी ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये तो वो ज़रूर बोलते हैं। लेकिन उनकी वजह से ये नहीं होता कि उसी वक्त आधे घंटे में हमने चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं फिर आपको आपके प्रोग्राम के हवाले से कहता हूँ, कतन किसी प्रेशर में नहीं किया गया। एक पहले से कि डिसीजन हुआ था, पहले मेरे भाइयों ने ये भी बात भी की है, बल्कि कोई मामला हुआ था, हो सकता है किसी इसकी अमल दरामद में कोई चीज़, कभी ऐसे होता है कि कई फैक्टर्स आपके आमने सामने आ जाते हैं, आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि ये क्यों किया गलत हो सकता है, लेकिन क्योंकि हाँ तरीकाकार हो जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा, बिल्कुल बहुत बड़ी पॉजिटिव बातें सब भाइयों ने की, हम इनकी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिनकी अपनी एक हैसियत है, जिन्होंने एक बड़े अच्छे मर्तबों पे रहे हैं, बड़ी बात की है। ज़फ़र साहब की तो मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं के लोग जो हमें मशवरा देंगे। गवर्नमेंट ज़ाहिर है, देखिए हमें
कोई भी अकल कुल नहीं। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट का मकसद क्या है कि हम सब ने मिल के पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊं बहुत होपफुल हैं। जिस तरह ये मामला वक्ती तौर पे ज़ाहिर प्रेशर होते हैं, मैं अब बातें नहीं करूंगा कि पिछला कितना कर्जा था, 3300 अरब की हमें किस्तें सर पे आई थी, $18 बिलियन के कर्जे चढ़े हुए थे। ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आकर इस पर हम बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा चीन और मुजाहिरीन से जो मुज़ाकरात हुए, आखिर ये कॉस्मेटिक चेंज कब तक चलेगा, क्यों इस पर कोई परमानेंट लाए अमल नहीं बनाया जाता। आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, कल जो मुजाहिरीन से मुआहदा हुआ, हुकूमत ने भी आज एहतजाज का जो खात्मा था इसको एक आर्जी हल करार दिया। यकीनन इसके लिए परमानेंट हल होना चाहिए, लेकिन बात फिर वही सवालात फिर वही उठ रहे हैं। ठीक है, आप रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर बरकरार रहता है, ECL में नाम नहीं डाला जाता, तो क्या फिर ये पूरी आवाम जो है मुल्क का दोबारा इस कर्ब से गुजरेगा? इससे निपटने के लिए आप लोगों ने उनसे कोई बात ही नहीं की कि फिर क्या होगा? बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हालांकि PTI ने बड़ी कोशिश की है कि अपना एक स्टेटमेंट में लोगों को बताएं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये एक सेल आउट नहीं है, और इन्होंने जितना क्या कहते हैं एहतियात से किया है, एक्चुअली ये कह रहे हैं कि ना हमने ना ये रिव्यू पिटिशन में हम इंटरफियर करेंगे, ना ECL पे आसिया बीबी का नाम जाएगा, और हम इन्वेस्टिगेट ज़रूर करेंगे हर आदमी जो मारा गया और जो लॉ टूटी है। तो दिस इज़ रियली नथिंग। हमने ना उनको कॉम्पनसेशन दिया, और सिर्फ अगर हमने एक कंसेशन इन लोगों को दिया है वो ये दिया है कि हमने उनको अरेस्ट जो किया था लोगों के वो छोड़ दिया, और इनसे माफ़ी भी ले ली, और इनसे ये भी कहलवा दिया कि भाई अगर हमारे से कुछ चीज़ गलती हुई है तो मेहरबानी से माफ़ हो जाए। पहले तो माफ़ी के बारे में मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये 65 साल का आदमी जो हार्ट अटैक से मर गया और पहुँच नहीं सका हॉस्पिटल, उसका क्या कॉम्पनसेशन होगा? और वो प्रेग्नेंट औरत जो जा रही थी अस्पताल में और उसका बच्ची वॉज ड्यू, डिलीवरी होना था, वो नहीं पहुंच सकी, और वो और उसका न्यू बॉर्न चाइल्ड, वो दोनों में न्यू बॉर्न या जो चाइल्ड था वो दोनों मर गए। तो कहने की बात ये है कि क्या इस पे कौन कॉम्पनसेशन देगा इन लोगों को? कौन सा लीगल एक्शन होगा? नॉट एट ऑल। क्या मुजाहिरीन से मुआहदा बस यही रियासत की जिम्मेदारी थी? मैं बिस्मिल्लाह मैं इस तरह शाजिया गुजारिश ही करूँगा, बिल्कुल देखें हर बंदे का क्रिटिसाइज़ करने का हक बनता है, हर बंदा पाकिस्तानी है, हर बंदे के दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है, लेकिन मैं फिर बात चली जाएगी पिछली हुकूमतों पे। मसला ये है कि हमने अपने अदारों को इतना कैपेबल अनफॉर्चुनेटली नहीं बनाया। मैं पुलिस की बात करता हूँ, मैं अब ये क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, हमने इन पे इन्वेस्ट नहीं किया, हमने अपने अदारों को ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमने अपने सिस्टम्स को मजबूत नहीं किया। अदारे आपके आज भी देख लें, आप एजुकेशन से शुरू हो जाएं, हेल्थ से लेकर आपकी सिक्योरिटी तक के मामलात, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है हम आर्मी को कॉल इन करते हैं। अदारे 3 लाख से ऊपर की पुलिस इस पंजाब में है, टोटल मिला के कोई 500 बन जाएगी। हमने कभी इन पे, अब आप हालत देख लें कि 70 सालों में अनफॉर्चुनेटली हमने अपने सिस्टम्स को इंटेक्ट नहीं किया, इन सिस्टम को डेवलप नहीं किया। ये सिर्फ पुलिस की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ओवरऑल पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जो ये देखें, आप किसी बेस पे बात करते हैं, किसी एक सिस्टम के, आप जब वो उसके अंदर एक ताकत होती है फिर उसके ब्याह पे बात होती है। हमने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया, और अब भी जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है हम पर्चे भी दे रहे हैं। हम जो वीडियोस पे लोग पकड़े गए, पकड़े हुए भी हैं, पर्चे भी हुए हैं, और जिन्होंने तोड़ फोड़ की उनको जिम्मेदारी भी उनकी होगी। और अगेन जो नुकसानात हुए वो गवर्नमेंट पाबंद है, इंशाल्लाह वो नुकसान पूरे करेंगे, लेकिन वो सेकंड पार्ट है, वो बात की बात है। ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। शहजाद चौधरी साहब, मेरा सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। ये कॉस्मेटिक चेंजेस कब तक चलते रहेंगे? इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन क्या है? नहीं, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होते शाजिया। जी शहजाद चौधरी साहब, देखिए एक तो ये कि देखें, इस तरह अभी देखना चाहिए कि मुश्किल वक्त था, टल गया।
अब ये बदकिस्मती है कि एक न्यूक्लियर रियासत को इस किस्म के लेवल के ऊपर सोचना पड़ता है कि एक मुश्किल वक्त टल गया। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये जो आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए है, इसके पीछे एक पूरा एक दीवान लिखा जा सकता है कि उन चीज़ों का जो कि करने वाली हैं और जो नहीं हुई या नहीं होती या उनको होना चाहिए और उस तरीके से हो नहीं पाती। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि आपका टाइम हमारा इतना नहीं है कि हम इतनी बड़ी डिटेल में जाएं, लेकिन आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वक्त पे प्रीएम्प्ट करते हुए काम करें। इस जम्मे गफीर को, इस वॉट एवर इट इज, ये मॉब है, इसको मॉब मत बनने दें। वेरी ट्रू। अगर इससे कोई अंदाजा होता है तो फिर, वरना एक दफा मॉब बन गया, आपके हाथ से चीजें निकल जाएंगी, आप रिएक्शन में चले जाएंगे। आपने इनिशिएटिव सीड कर दिया तो अब आप सिर्फ रिएक्ट करेंगे और आप इस उम्मीद पे होंगे कि अल्लाह करे कि वो ये काम ना करें कि इससे ज्यादा बात आगे ना बढ़ जाए। ये ना फौज का मामला है ना किसी और का। डिसीजन मेकिंग, लीगल प्रोसेसेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और उसके बाद पैरामिलिट्रीज। बिल्कुल सही। ये छह एरियाज हैं जहां पर काम करने की जरूरत है। ये सब अवेलेबल है। तो अगर इसी तरह के हालात रहेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आमिर साहब कि आपके मुल्क में सरमायाकारी आएगी, जहां तीन दिन आपका मुल्क लॉकडाउन रहे, अरबों रुपए का नुकसान हो, मुल्क की आम शाहराहें बंद रहे, कौन सरमायाकार आएगा आपके पास? आपके अपने लोग नहीं सरमायाकारी करेंगे। मैं पुरुमीद हूं, मैं इंशाल्लाह पुरुमीद हूं, इंशाल्लाह ये सिस्टम ठीक होंगे, इंशाल्लाह कोई शक नहीं है। हम इंशाल्लाह सिस्टम्स को ठीक करेंगे अल्लाह के फजलो करम से, इंशाल्लाह। सही। हिलाली साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा चीन, 15 मुख्तलिफ मुआहदे हुए, डिफरेंट उनमें जो है ना वो शोबे वो शामिल हैं। आप कितना इम्पॉर्टेंट और कितना आप समझते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है प्राइम मिनिस्टर का दौरा चीन का? सऊदीया से जो हमें बड़ा अच्छी एक खबर मिली, वहाँ से हमारी मदद की गई, अब जो चाइना से हमें मिलने जा रहा है, ये कितना पॉजिटिव है मईशत के लिए? टाइम का पैसे के लिहाज से तो चाइना से, पैसे के लिहाज से चाइना से बड़ा अच्छा खबर अनऑफिशियली आ रहा है। बेसिकली अगर मैं जल्दी से बता दूं, वो कह रहे 1.3 बिलियन वो हमें दे देंगे 2% पे। एक्सेलेंट टर्म्स, 2% तो बहुत ही जबरदस्त टर्म्स है, और 1.3 शायद ग्रांट एलिमेंट हो जाए, तो ये हो गया 2.6 बिलियन एट एक्सेलेंट टर्म्स, और 3 बिलियन जो होगा वो इसके लिए, सीपेक के लिए होगा और प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। मगर साथ साथ $6 बिलियन जो हैं, अगर हम 6% विच इज रफली द कमर्शियल रेट, हम वो भी हमें ऑफर करने के लिए तैयार हैं ऑन लॉन्ग टर्म्स। तो मेरे ख्याल में एज फार एज पैसे, फॉरेन करेंसी सपोर्ट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये वो उस लिहाज से तो बड़ा अच्छा हुआ है। मगर मैं ये जानना चाहता हूं, बार बार हम चीन जाते हैं, मैं 30 साल से चीन जाता रहा हूं, ऑफिशियली अनऑफिशियली, और जब वो पूछते हैं तुम हमें क्या बेच सकते हो, वही घिसे पिट्टे की लिस्ट आ जाती है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ले लो, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, लेदर गुड्स। भाई इसके अलावा कुछ नहीं बनाया हमने 70 साल में। मैं ये इनसे, एयर मार्शल से भी, एयर वाइस मार्शल से भी पूछूंगा, भाई व्हाई डोंट वी हैव अ डिफेंस पैक्ट विद चाइना? सबके सब लोग एक एक के साथ करते हैं, हम भी क्यों नहीं कर लेते हैं भाई? कम से कम उससे कुछ हमारा डिफेंस पे जो कम है ये है बच जाएगा। अच्छा देखिए, दूसरा सीपैक को किस तरीके से फैलाना है, इसकी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री आनी चाहिए, वो किस, और डैम्स के ऊपर हमारी क्या मदद कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये 3 और ऐसे एरियाज होंगे जिनको कि मैं बहुत गौर से देखूंगा कि इसके बारे में क्या खबर आती है वहां से। सही। आमिर साहब जी, गुजारिश ये है कि बिल्कुल जफर साहब ने जो बात की, बाकी भाइयों ने भी बात की, इस बार जो हमारा फोकस था, उनको यही कहा था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपने करनी है, आपने हमारे लोगों को इन्वॉल्व करना है, आपने हमें एक्सपोर्ट्स जो हमारी आपकी कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, हमें उनको एक्सपेंशन के लिए जाना है, और यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगे उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और अगेन हमारे यूथ को इन्वॉल्व किया जाए। ये इस जो एजेंडा था वो यही था इस बार कि हमें इन्वॉल्व करके चलाएं, हम अपने ग्राउंड्स पे अपने मुल्क में वो इंडस्ट्री खुद लगाएं और आपको एक्सपोर्ट करें, हमें इसमें प्रॉपर्ली हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। ये बड़ी
खुल के बातें हुई हैं। इंशाल्लाह जब आएंगे आपके सामने आपको पता लगेगा। जो लाली साहब ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है तो वो एग्जैक्टली वो हमारा एजेंडा है और इस एजेंडा पे गए कि पाकिस्तान को हमें शेयर चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाए। शहजाद चौधरी साहब, जफर हिलाली साहब, मेरे तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप हमें फीडबैक देते रहिए। आपसे मेरी मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।